Assalamualaikum. My name is Laiba Tahir, lecturer zoology from MK Preparations platform. स्टूडेंट्स असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की प्रिपरेशन में जो हमने वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस किया है, आज जो उसका इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फिश। फिश की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से करवानी है। फिश की कल्चरिंग तो हमने करवा ली, उसको उसके नंबर में भी इंक्रीज कर दिया, प्रोडक्शन भी हमने उसकी करवा दी। देन हमने उसको ट्रांसपोर्ट करना है, क्या काम करवाने के लिए, फिश को सोल्ड आउट करने के लिए, फिश को मार्केट तक लेकर जाने के लिए हमने फिश की ट्रांसपोर्टेशन करवानी है। हमने देखना है कौन कौन से रिसेप्टेकल्स को उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं। देन हम देखेंगे फिश को हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, फिश को डिकम्पोजिशन से हम किस तरह से बचा सकते हैं। इस वेरियस टर्म्स को हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इन फिश कल्चर। हमने देखना है कि हम कल्चरिंग में अपनी फिश की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, अपने टेस्ट की प्रिपरेशन आपने अच्छी रखनी है, इंशाल्लाह आप लोग जरूर कामयाब होंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ फिश। फिश की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मार्केटिंग में इंटेग्रल पार्ट है। अगर हम अपनी फिश को ठीक से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, डिकम्पोजिशन नहीं होने देंगे, उसकी इंजरी नहीं होने देंगे, देन ही हमारी मार्केट में हमारी फिश की वैल्यू बढ़ेगी और हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम वेरियस मोड्स को यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन फुट, ऑन द बैक ऑफ एनिमल्स, एनिमल की बैक को यूज कर सकते हैं, बाइसिकल को यूज कर सकते हैं, हैंड कार्ट को यूज कर सकते हैं, पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं, मोटर वैन या लॉरी को यूज कर सकते हैं फिश की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो आपको पता है कि किसी भी चीज की मूवमेंट करवाना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, अब लाइव फिश की ट्रांसपोर्टेशन हम करवा सकते हैं। लाइव फिश की ट्रांसपोर्ट हम क्यों करवाएंगे, फिश सीड्स को हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं एक्वा कल्चरिंग प्रैक्टिसिंग के लिए, ताकि हम उसकी ग्रोथ करवा सकें और मोर जो है वो प्रोडक्ट वहां से ले सकें। फिर जो है हम किल्ड फिश की या फ्रेशली कॉट जो हमने जो है वाइल्ड इन्वायरमेंट से फिश पकड़ी है या फिर हार्वेस्टिंग की है अपनी फिश की, उसको किल कर दिया है बाद में फॉर द पर्पज ऑफ ईटिंग, उसको हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वेरियस वे से। हम फिश सीड को भी ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, किस वे से, मोटर वैन्स के जरिए हम उसको ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं या एरोप्लेन्स के जरिए ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। और ये एक्सीलेंट सर्विस है जिसके अंदर हम स्मॉल क्वांटिटीज की फिश को, जिसके अंदर हमारी ब्रूड फिश आ जाएगी। ब्रूड फिश का मतलब पता है आपको, ऐसी फिश जो रिप्रोडक्शन के लिए अब रेडी है। ठीक है, उसके बाद एग्स को या फिर स्पीशीज के फ्राई को हम ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं और न्यूली ओरिजिनल हैबिटेट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनके ओरिजिनल हैबिटेट से न्यू इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं फिश को। देन हमने देखना है कि फिश की ट्रांसपोर्ट के लिए हम कौन कौन से रिसेप्टेकल्स को यूज कर रहे हैं। ड्राई ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं हम। ड्राई ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है कि हमने हाईली रेजिस्टेंट फिश को चूज करना है इसके अंदर, जिसमें हम पानी को यूज नहीं करेंगे और ड्राई इन्वायरमेंट के को फिश को ड्राई इन्वायरमेंट में फिश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस में। डिस्टेंस भी हमारा शॉर्ट होगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम बास्केट्स यूज करते हैं, एम्पर्स यूज करते हैं, राउंड या ओवल शेप की बकेट्स यूज कर सकते हैं जिसके जो बॉटम है उसके अंदर परफोरेशन सुराख मौजूद हो एरेशन के लिए। देन हम स्मॉल कैंस को यूज करते हैं। स्मॉल कैंस को हम कब यूज करते हैं, जब हमने स्मॉल क्वांटिटीज में अपने फ्राई को या एवरेज साइज की फिश को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मूव करवाना है। देन हम लार्ज कैंस को यूज कर सकते हैं। लार्ज कैंस जो है वो हमारे पास सर्कुलर या ओवल शेप की कैंस होती हैं जिनके बॉटम जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं और इसके अंदर हम एवरेज साइज की फिश को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। अगर हम इसके अंदर एसिडिक वाटर को यूज कर रहे हैं तो फिर जिंक से बनी हुई कैन को हमने अच्छे से अंदर से प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर चढ़ा लेनी है, उसकी प्रोटेक्शन कर लेनी है। वो हमने क्यों कर लेनी है, क्योंकि एसिडिक वाटर जो है वो जिंक के साथ रिएक्शन करके हमारे पानी के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है जो हमारी फिश के लिए भी लिथल साबित हो सकती है। ठीक है, और अगर हम जो है वो अंदर वाली साइड से लाइट कलर का पेंट करेंगे जिंक कैन को तो फिर इजीली हमारी फिश जो है वो हम देख सकेंगे उसके अंदर से। ठीक है, अगर हमने पहाड़ों के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर फिश की ट्रांसपोर्टेशन करवानी है तो हम स्मॉल कैंस के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे ताकि कोई पर्सन जो है वो इजीली अपने बैग पर उसको मूव करवा सके। देन हमने देखना है हम पॉलीथीन बैग्स को यूज कर सकते हैं फिश की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पॉलीथीन बैग्स के अंदर हम एक तिहाई या फिर एक चौथाई पानी फिल करेंगे, उसके अंदर अपनी फिश को पुट करेंगे जिसको हम ट्रांसपोर्ट करवाना चाह रहे हैं। फिर हम किसी पाइप की मदद से ऑक्सीजन को इंसर्ट करेंगे और उसके ऊपर वाले सिरे को फोल्ड कर देंगे, ट्विस्ट कर देंगे और इलास्टिक बैंड उसके ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, एक कार्टन के अंदर हम 1 से 2 बैग्स रख सकते हैं शिपिंग करने के लिए। ये देखिए, ये पॉलीथीन बैग्स हैं, इसके अंदर हमने एक तिहाई या फिर एक चौथाई पानी फिल किया है, उसके अंदर अपनी मछली रखी है और पाइप की मदद से इसके अंदर ऑक्सीजन भी हमने प्रोवाइड करवा दिया कि फिश को जो है वो ऑक्सीजन की कमी ना हो।
ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो है वो पॉलीथीन बैग रखा हुआ है और पॉलीथीन बैग के अंदर फिश सीड्स रखे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है। फिर ये वाले पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो हम किसी बोट के ऊपर रख के इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैरल्स। बैरल्स जो है वो ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है और ये लकड़ी का बना होता है। इसको हम लेंथ वाइज भी रख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से। इसको हम लेंथ वाइज अपने कार्टन या कार्ट जिसके अंदर भी इसको मूव करवा रहे हैं उसके अंदर इजीली रख सकते हैं। इसके साथ जो है वो हैंडल भी लगा होता है, सॉलिड हैंडल, जिसकी वजह से हम उसको कैरी कर सकते हैं जिसकी मदद से। और इसको इस तरह से रखने का क्या मकसद है, इसके अंदर जो है वो स्लाइड स्विंग मूवमेंट होती रहती है, मतलब बैक एंड फोर्थ जो है मूव करता रहेगा, जिसकी वजह से पानी की स्टीरिंग होती रहेगी और ऑक्सीजनेशन में इसको हेल्प मिलेगी। देन हमारे पास आते हैं वैट्स। वैट्स जो है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके साथ हमने ऑक्सीजन की बोतल फिक्स की होती है। ये रिसेप्टेकल्स जो है वो 80 लीटर्स तक पानी कैरी कर सकते हैं। इसको हैंडल करना काफी इजी है। जो फर्स्ट वैट्स थे वो वुड के बनाए गए थे, लकड़ी के, देन मेटल के भी बनाए गए। और अगर हम वुड का रिसेप्टेकल यूज कर रहे हैं तो हमें उसको पानी के अंदर 1 से 2 वीक पहले, ट्रांसपोर्टेशन के 1 से 2 वीक पहले रनिंग वाटर के अंदर उसको सबमर्ज करके रखना है, ताकि जितना भी रेजिन्स या गम्स उस वुड के साथ लगा है वो पानी के अंदर हल हो जाए। हमारे एक्वा जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी नुकसान ना हो इसकी वजह से। देन हम कुछ स्पेशल व्हीकल्स को भी यूज कर सकते हैं फिश की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके लिए मोटर लॉरीज के ऊपर जो है वो टैंक को रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी टैंक के अंदर जो है वो हम या लॉरी के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं, उसके ऊपर अपना टैंक रखेंगे और टैंक के अंदर पानी फिल करेंगे और उसके साथ जो है वो हम ऑक्सीजन की बोटल्स या फिर कंप्रेस्ड एयर जो है वो यूज करेंगे, ताकि उसकी जो है वो ऑक्सीजनेशन पानी की होती रहे। और उस टैंक के ऊपर जो है वो हम नेट भी लगा देंगे, ताकि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हमारी जो फिश है वो उछलकर बाहर ना गिर जाए, ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन से रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। सबसे पहले फिश की स्पीशीज की हमने देखनी है ऑक्सीजन नीड, कि जिस स्पीशी को हम मूव करवा रहे हैं उसकी ऑक्सीजन डिमांड कैसी है, ठीक है। जैसे साल्मोनिड्स जो है उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो उसके हिसाब से हमें उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर हमने देखना है जो फिश हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसकी एज क्या है, उसका साइज क्या है। अगर हम लार्जर साइज की फिश को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो उसकी जो ब्रीथिंग रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी, उसके हिसाब से हमें सारे जो है वो प्रोसेसेस करने पड़ेंगे। देन हमने देखना है फिश की रिलेटिव रेजिस्टेंस। जो आर्टिफिशियली फीडिंग फिश है, जो आर्टिफिशियल फूड के ऊपर फीड करती है, वो लेस रेजिस्टेंस होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल फीडर्स। तो रिप्रोडक्शन या स्पॉनिंग टाइप पे अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमें टफ टाइम दे सकती है। देन हमने देखना है कि वाटर के टेम्परेचर को हमने किस दौरान रखना है। ट्रांसपोर्टेशन जिसके अंदर हम करवा रहे हैं उस वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जो वाटर का टेम्परेचर है 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होना चाहिए। एज अ ट्रांसपोर्ट मस्ट बी कैरिड आउट इन वाटर हुज टेम्परेचर हैज बीन प्रोग्रेसिवली लोअर, रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट्स आर द लेस। ऐसा वाटर जिसका टेम्परेचर जो है वो कम है उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कम होंगी। और टेम्परेचर को हमने 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं करना इन केस ऑफ ट्राउट, अगर हम ट्राउट की मूवमेंट करवा रहे हैं। देन लेंथ ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने देखना है कि हम हमारे ट्रांसपोर्ट को जो है वो कितना टाइम रिक्वायर है। अगर हमारी जो टाइम टेकन, हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो फिर हम अपना स्टॉकिंग रेट जो है वो बढ़ा सकते हैं। और अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लंबी है, लंबे टाइम के बाद जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगी जो भी फिश है, तो फिर उसके अंदर हम स्टॉकिंग रेट जो है वो कम रखेंगे, ठीक है। देन गुड कम्युनिकेशन ऑफ लेंथ ऑफ स्टॉप्स। फिर हमने देखना है कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो फिर हमने इतने ज्यादा प्रोलॉन्ग स्टॉप्स नहीं लेने, अपने टाइम के अंदर अंदर फिश को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देना है। द नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसेप्टेकल्स। फिर हमने देखना है कि जो रिसेप्टेकल्स हम यूज कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। अगर वो वुड के हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर मेटल के हैं तो फिर हमने वो यूज नहीं करने, क्योंकि जो वुड है वो वार्म अप इतनी जल्दी नहीं होता एज कम्पेयर टू मेटल्स। अगर हम मेटल के यूज कर रहे हैं तो फिर हमने उसको थर्मली इंसुलेट करना है, देन उसको यूज करना है। ओके, फिर हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन करते वक्त हमें प्रिकॉशंस कौन से फॉलो करने हैं, ठीक है। तो किस तरह के वेदर के अंदर हम, पहली बात तो यह ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मस्ट बी अंडरटेकन इन वेदर दैट मच कूलर एज अ फिश नीड ऑक्सीजन। हमने कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर फिश को ट्रांसपोर्ट करवाना है। अगर टेम्परेचर जो है वो गर्म है, वेदर इन्वायरमेंट जो है हमारा गर्म है, तो फिर हम मोस्टली फिश को रात के वक्त या फिर अर्ली मॉर्निंग जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट केयरफुली प्रिपेयर्ड। फिर जिसके अंदर हमने ट्रांसपोर्ट करवाना है फिश को, तो फिर उसको अच्छे तरीके से हमने प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो शिपमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हमारी डेलिकेट फिश है, तो फिर हमने उसके साथ हाईली
हाईली एक्सपर्ट अमले को भेजना है जो उसको चेक एंड बैलेंस पे रखेगा। अगर हम रेलवे को यूज कर रहे हैं तो फिर हमने उसके टाइम टेबल को भी अटेंशन में रखना है कि किस टाइम पे जो है वो हमारी ट्रेन यहाँ से चलेगी और किस टाइम पे जो है वहां पे जाकर पहुंचेगी, क्योंकि डिलेज इसके अंदर हम नहीं कर सकते। देन हमने अपनी फिश को फास्टिंग मोड में रखना है ट्रांसपोर्ट करवाने से पहले। ट्रांसपोर्ट करवाने से तकरीबन 2 दिन पहले हमने उसका खाना पीना बंद कर देना ताकि वो पानी के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट ना कर सके, पानी के अंदर फीसिस रिलीज ना कर सके जिसकी वजह से हमारा पानी खराब हो। हैंडल रिसेप्टेकल्स, हमने अपने रिसेप्टेकल्स को किस तरह से हैंडल करना है, हमने कैंस को जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं करना, उसके ऊपर स्पेस छोड़नी है ताकि उसकी एरेशन होती रहे। और अगर हमारा जो कैरियर है, जो रिसेप्टेकल है वो लकड़ी का है तो फिर उसको 1 दिन पहले पानी के अंदर जो है वो डिप करके रखना है, पानी उसके अंदर डाल के रखना है ताकि जितने भी अपर्चर्स उसके अंदर मौजूद हैं वो बंद हो जाएं। ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस को हमने फॉलो करना है। पहली बात तो यह है कि हमने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। बार बार यहाँ पे टेम्परेचर का जिक्र आ रहा है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखकर आ चुके हैं कि टेम्परेचर का फिश की कल्चरिंग के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल है, फिश की ग्रोथ के अंदर, उसके बाद उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इफ वेदर इज वेरी हॉट, अगर हमारा जो वेदर है बहुत ज्यादा हॉट है तो फिर हमने कैंस को जो है, कैंस या कोई भी बैरल्स जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको आइस ब्लॉक्स के ऊपर रखना है। ठीक है। या फिर उस कैन के ऊपर या बैरल के टॉप के ऊपर हम आइस को रख देंगे ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो मैनेज किया जा सके। आइस शुड नेवर बी प्लेस डायरेक्टली इन द वाटर, आइस को जो है वो हमने डायरेक्टली पानी के अंदर प्लेस नहीं करना। गर्म कंट्रीज के अंदर वो क्या करते हैं, एक कैन के ऊपर जो है वो गर्म कपड़े के साथ कैन को अच्छे तरीके से लपेट देते हैं और वो गर्म कपड़े के साथ नहीं, सॉरी, गीले कपड़े के साथ, सॉफ्ट क्लॉथ के साथ उसको अच्छे तरीके से लपेट देते हैं। उसका काम क्या होता है कि उस पानी की जो है वो इवेपोरेशन होती रहती है और पानी जो है वो हीट को लेकर बुखारात में कन्वर्ट होता रहता है, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग हमारा कैन का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और उसके अंदर जो है वो फ्रेशनेस रहती है। ठीक है। देन चेंज ऑफ वाटर, फिर हम अब यहाँ पे हमने देखना है कि वाटर, अपने पानी को हमने कब तब्दील करना है। हमने देखना है कि जो हमारी जर्नी है वो अगर तो लंबी है और उसके अंदर जो है वो प्रोलॉन्ग स्टॉप्स आ रहे हैं। ठीक है। और वेदर भी हॉट है और जो हमारी मछलियां हैं हमें नजर आ रही हैं कि टॉप के ऊपर आके, सरफेस के ऊपर आके ब्रीथ कर रही हैं, जिसका क्या मतलब है कि पानी जो है वो गर्म है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा हो गई हैं और ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है पानी के अंदर। तो फिर हमने उसके अंदर जो है वो और वाटर ऐड करना है, पानी को तब्दील करना है। और पानी को तब्दील करने की भी कुछ प्रिकॉशंस हैं। कैसे? सबसे पहले जो है वो हम अपने कैरियर को आधा खाली करेंगे, उसके बाद फ्रेश वाटर को उसके साथ रिप्लेस कर देंगे, 5 से 10 मिनट के बाद पूरा का पूरा पानी तब्दील कर देंगे। ठीक है। और जो पानी हम चूज कर रहे हैं वो भी इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने जो है वो फ्रेश वाटर को यूज करना है जो कि किसी स्प्रिंग से या स्ट्रीम से आ रहा है और ये प्योर होना चाहिए, बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होना चाहिए और इसकी जो है वो एरेशन भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब इसकी ऑक्सीजनेशन भी अच्छी होनी चाहिए। पुअरली एरेटेड वाटर को हमने यहाँ पे अवॉइड करना है, वहां पे इस्तेमाल नहीं करना। अगर हमें कोई इमरजेंसी है, हमारे पास जो है वो रिन्यूएबल वाटर नहीं है, प्योर वाटर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी कैन बी टेकन फ्रॉम एनी रिसेप्टर, किसी भी रिसेप्टर से हम पानी की स्मॉल क्वांटिटी को रिसीव कर लेंगे और उसको जो है वो काफी हाइट से पोर्ट करेंगे, मतलब पानी को काफी ऊपर से लाकर जो है वो नीचे डालना शुरू करेंगे ताकि वो इर्द गिर्द से जो है वो ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर ले और पानी के अंदर एरेशन वाला जो प्रोसेस है वो मेंटेन किया जा सके। और उसकी जो हाइट है तकरीबन 50 सेंटीमीटर से लाकर हमने पानी को पोर करना है। देन ट्रांसपोर्टेशन की गाइडलाइंस के अंदर ही क्या है कि हमने जो है वो जोल्टिंग नहीं होने देनी। जोल्टिंग का मतलब ये है कि झटके नहीं लगवाने, जिस भी रिसेप्टेकल के अंदर हम उसको मूव करवा रहे हैं तो उसको जो है वो झटके नहीं लगवाने। इससे क्या होगा, हमारी जो फिश है वो डैमेज हो सकती है, उसको इंजरीज हो सकती है और उसकी डेथ भी हो सकती है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। देन फिर हमने कौन सी फिश को यूज करना है, जो इंतहाई एक्लेमेटाइज्ड हो, मतलब अपने आप को जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम लेकर जा रहे हैं इजिली जो है वो इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर ले। ठीक है। अगर हम फिश को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कैंस के अंदर तो फिर हमने उसको ट्रैप वाटर के अंदर रखना है कंटिन्यूसली उस कैन को। फिर क्वांटिटीज को देखना है कि हम अब फिश की कितनी क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब ये भी जो है वो वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि हम जो है वो जिस फिश को ले रहे हैं उसका साइज क्या है और हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन का ड्यूरेशन है, उसकी जो टाइम की जो लेंथ है वो कितनी है, वाटर का टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। देन फिर हम देखेंगे जो हम स्टॉप्स ले रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है। इन सारी चीजों को मेजर करने के बाद जो है वो क्वांटिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए फिश की क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे।
देन ट्रांसपोर्ट विदाउट डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन, डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन के बगैर अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन करवानी है तो फिर हमें क्या करना होगा। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्राई इन कैंस डिमांड्स द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ वाटर, अगर हम कैन के अंदर अपनी फ्राई को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो उसकी जो डिमांड है वाटर की 6 से 10 घंटे अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन में लग रहे हैं तो जो उसका टेम्परेचर है वो 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए, तो उसके लिए जो उसकी वाटर की डिमांड है वो कितनी होगी। अगर हमारे पास जो है वो 1000 के मीन्स इंडिविजुअल वेट, 1000 के की जो है फिश है तो उसको हमारे पास 5 से 10 लीटर तक वाटर चाहिए। अगर हमारे पास 1000 पाइक फ्राई है तो 1.5 से 3 लीटर तक वाटर चाहिए। अगर हमारे पास 1000 ट्राउट फ्राई है तो 7 से 20 लीटर तक उनको वाटर चाहिए। देन ट्रांसपोर्ट विद डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन, डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन में अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन करवानी है तो ये एक पॉसिबल है कि 4 से 8 घंटे के दरमियान पॉलीथीन बैग को हम यूज कर सकते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन फिल है, ठीक है। मतलब अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन 4 से 8 घंटे तक की है तो फिर हम ऑक्सीजन पॉलीथीन बैग के अंदर फिल करके इजीली ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं। 1 kg ऑफ स्मॉल कार विद इन एवरेज वेट ऑफ 30 ग्राम इन फ्रॉम 2 to 2.5 लीटर्स, मतलब 1 किलोग्राम की स्मॉल कार को जो है वो जिसका जो वेट है वो 30 किलोग्राम तक है उसको 2 से 2.5 लीटर तक पानी चाहिए। एक्सेसिव ऑक्सीजन कैन बी हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ फिश, एक्सेसिव ऑक्सीजन जो है वो फिश की हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल है, पर्टिकुलरली ऑफ द फ्राई के लिए ज्यादा तौर पर। एक्सेसिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस गैस इमोबिलिज्म इन दैम, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर हम गैस की कंसंट्रेशन को ही पानी के अंदर ज्यादा कर देंगे तो उनके अंदर जो है वो गैस बबल डिजीज हो जाएगी जो उनके लिए काफी नुकसानदेह है। टू स्ट्रॉन्ग म्यूकस सेक्रेशन, और म्यूकस की सेक्रेशन भी ज्यादा हो जाएगी। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म ऑफन फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो सरफेस के ऊपर जो है वो फॉर्म की फॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हमने अपनी डिकम्पोजिशन के डेंजर को किस तरह से अवॉइड करना है कि हमारी जो फिश है वो कहीं डिकम्पोज तो नहीं हो रही और उसको हम डिकम्पोजिशन से किस तरह बचाएंगे। 1 way टू अवॉइड द डेंजर ऑफ डिकम्पोजिशन इज टू ट्रांसपोर्ट फिश एट लो टेम्परेचर, अगर हम फिश को लो टेम्परेचर पे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसका क्या फायदा। लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो बैक्टीरियल डेवलपमेंट रुक जाती है और वो जो आइडियल टेम्परेचर है वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक है, और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम जो है वो फिश को क्रश्ड आइस के ऊपर प्लेस कर देंगे, क्रश्ड आइस के ऊपर रख देंगे ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो कम ही रहे। द टाइप ऑफ पैकिंग डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द फिश टू बी ट्रांसपोर्टेड, फिर हमने पैकिंग की टाइप भी देखना है कि किस किस्म की जो फिश है उसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है वो ट्राउट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आइस को जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लेकर आना जिसकी वजह से उसकी स्किन जो है वो बर्न हो जाती है, ठीक है। तो फिर हमने डायरेक्ट कॉन्टेक्शन जो है वो उसकी रोक देनी है, और फिश को जो है वो हम रैप कर सकते हैं ग्रीस प्रूफ पेपर के साथ। रैप करने के बाद फिर उसको आइस के अंदर रख देंगे, ठीक है। द पैक्ड फिश शुड बी कवर्ड विद आइस, फिर उस पैक्ड फिश को हमने आइस के साथ कवर कर देना है। कंटेनर शुड नॉट बी स्टैक्ड वन लेयर ऑन टॉप ऑफ अनदर, और कंटेनर्स को जो है वो हमने ये ऐसे नहीं करना कि एक कंटेनर उसके ऊपर दूसरा उसके ऊपर तीसरा, इस तरह से उनकी एरेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। देन इफ द जर्नी इज लॉन्ग, अगर हमारी जर्नी लॉन्ग है, फिश शुड बी रेफ्रिजरेटेड बिफोर हैंड टू स्लो डाउन द मेल्टिंग ऑफ आइस, तो फिर हमने जो है वो फिश को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देना ताकि उसकी आइस की मेल्टिंग ना हो। पैकिंग मस्ट बी डन केयरफुली एंड फिश शुड बी सॉर्टेड बाय वेट एंड साइज, फिश शुड बी किल्ड बिफोर बीइंग पैक्ड, पैक करने से पहले हमने फिश को जो है वो किल कर लेना। द सिंपलेस्ट वे टू किल अ ट्राउट, अगर हम ट्राउट को किल करें तो सिंपलेस्ट वे क्या है, शार्प क्रैक ऑन द हेड यूजिंग अ स्टिक, स्टिक की मदद से हमने उसके हेड के ऊपर जो है वो क्रैक लगा देना, ठीक है। स्पेशल पिंसर्स एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स फॉर किलिंग फिश आर आल्सो अवेलेबल टुडे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिश मार्केटिंग, ठीक है। अब हमने फिश की ट्रांसपोर्टेशन देखी कि हम अपनी फिश को जो है अपने पॉन्ड से ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक ले आए हैं। अब मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से रूल्स को अपने अपनाना है और मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग एक इस तरह की जगह है जिसके अंदर हम अपनी चीज को क्या करते हैं, बेचते हैं, और जो कंज्यूमर्स हैं या फिर खरीदने वाले अपनी चीज को हमारी चीज को वहां से आकर खरीदते हैं, ठीक है। आ मार्केट इज वेयर वी बाय, हम खरीदते हैं, एंड सेल या बेचते हैं, और वेयर बायर्स एंड सेलर्स नीड टू एक्सचेंज प्रोडक्ट्स, या फिर बेचने वाले और खरीदने वाले अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। मार्केटिंग इज द बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ कंज्यूमर, ये एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसके अंदर जो है वो ट्रांसफर होती है प्रोडक्ट्स की सेलर के दरमियान और कंज्यूमर के दरमियान। एक वो बंदा जो अपनी चीज को बेच रहा है और एक वो जो खरीद रहा है, उनके दरमियान जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होगी प्रोडक्ट्स की। अब फिश मार्केटिंग के अंदर जो
फार्मर अपनी फिश को सेल कर रहा है, उसको किन किन बातों के बारे में इल्म होना जरूरी है, ठीक है। उसे पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर कंज्यूमर की डिमांड क्या है, कब, किधर और क्या डिमांड करता है कंज्यूमर, तभी उसकी जो फिश है वो सेल हो सकेगी, ठीक है। फिर हमने देखना है कि किसी भी जगह की डिमांड क्या है, उसकी अमाउंट, किस किस्म की मछली पसंद है और कौन से टाइम पे हमें जो है वो अपनी फिश की सप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। फिर अपनी जो सप्लाई है उसको हमने रेगुलेट करते रहना है। बम्पर लैंडिंग के अंदर भी एक्सट्रीमली पुअर लैंडिंग ऑफ फिश भी, बम्पर लैंडिंग मतलब वो ऐसा टाइम जब बहुत ज्यादा फिश जो है वो मार्केट के अंदर आ जाती है और फिश की जो प्राइस है वो कम हो जाती है। और एक्सट्रीमली पुअर लैंडिंग ऑफ फिश मतलब फिश जो है वो देखने से भी नहीं मिल रही। तो फिर इन ड्यूरेशन के अंदर हमने अपनी फिश की जो है वो सप्लाई को रेगुलेट करना है ताकि हमें जो है वो किसी किस्म का भी लॉस ना हो, ठीक है। देन हमने सप्लाई देते रहना है एजेंसीज को जो प्रिजर्वेशन करती हैं, स्टोरेज करती हैं, कैनिंग का प्रोसेस करती हैं, देन जो है वो वेरियस प्रोडक्ट्स या फिर बाय प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, ठीक है। तो उनको भी हमने डिटरमाइन करना है कि कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जिनको हमने अपनी फिश की सप्लाई देनी है। देन हमने अपनी जो है वो क्वालिटी को कंट्रोल करना है, हमने स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोवाइड करनी है वेरियस लेवल्स पर। अब स्टोरेज कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या बाय प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो फिर हमने देखना है कि लोकल या फिर फॉरेन मार्केट में जिस तरह का मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो स्टैंडर्ड है या नहीं, ठीक है। लॉसेस ड्यू टू वेस्टेज मस्ट बी अवॉइडेड, हमने वेस्टेज के दौरान जितने भी लॉस हो रहे हैं उसको हमने अवॉइड करना है, लॉस नहीं होना, वेस्ट नहीं करनी चीजें। पीपल को जो है, लोगों को जो है वो एजुकेट करना है फिश के फूड की वैल्यू से, कि फिश के फूड को खाने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको उससे कौन कौन सी बीमारियां दूर होती हैं, ठीक है। उनको पब्लिसिटी करनी है फिश की ताकि आपकी जो है वो मार्केट वैल्यू बढ़ सके। देन एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, फिर हमने जो है वो एक्सप्लोर करते रहना है कि हम किस तरह से अपनी फिश को जो है वो आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी में काफी बेटरमेंट आए। अब हमने अपनी कल्टीवेबल फिश की जो है वो मार्केटिंग किस तरह से करनी है। इट इज हाईली यूजफुल टू गेट द नॉलेज अबाउट द ग्रोथ, एज, सेक्स एंड बिहेवियर ऑफ सर्टेन फिश ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज कल्टिवेटेड इन अ सिंगल पॉन्ड। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज फिश इज मेड बाय मार्किंग, हम जो है वो इन फिश की आइडेंटिफिकेशन कैसे करवाते हैं, उसको मार्क करके। दिस कैन बी डन इधर बाय कलेक्टिव और इंडिविजुअल मार्किंग, कलेक्टिव और इंडिविजुअल मार्किंग जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। बोथ ऑफ दीज विल परमिट रिकॉग्निशन ऑफ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आल्सो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल फिश। इसका क्या मतलब है, हमने अपने फिश के ग्रुप्स की भी आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं मार्किंग करके, मार्क करके उसको, और इंडिविजुअल फिश को भी आइडेंटिफाई करवा सकते हैं उसको मार्क करके कि कौन सी फिश है, इसकी जो है वो ब्रीडिंग हैबिट्स क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, इसकी ग्रोथ, एज, उसका सेक्स, ये सारी चीजें जो है उसको मार्क करके हम इजीली मार्केट में बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़नी है कलेक्टिंग मार्किंग। क्लिप और फिन और पार्ट ऑफ फिन विद सीजर्स फॉर सिंपल कलेक्टिंग मार्किंग। कलेक्टिंग मार्किंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लिप ऑफ फिन, हम फिन को जो है क्लिप करेंगे और या फिर फिन को जो है वो सीजर की मदद से कट लगा देंगे कलेक्टिंग मार्किंग के दौरान। सुटेबल फॉर नियरली ऑल फिश स्पीशीज एंड साइजेस, ये तमाम फिश स्पीशीज और एक तरह की जितनी भी फिश स्पीशीज हैं और जितने एक साइज की स्पीशीज हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई करवाने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। मार्किंग्स आर रिकॉग्नाइजेबल इवन आफ्टर वन ग्रोइंग सीजन, एक ग्रोइंग सीजन के बाद भी जो है वो मार्किंग को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्लिप्ड फिन्स रीग्रो स्लोली और विद नोटिसेबल डिफॉर्मेशन, जो क्लिप्ड फिन्स होते हैं वो रीग्रो कर जाते हैं लेकिन उनके अंदर जो है वो डिफॉर्मेशन नोटिस की जा सकती है ग्रो करने के बाद भी। अवॉइड ब्लीडिंग और इंजरी व्हेन क्लिपिंग, क्लिपिंग के दौरान हमने जो है वो ब्लीडिंग और इंजरी को सबको अवॉइड करना है। पार्शियली रीग्रोन फिन्स कैन स्टिल बी आइडेंटिफाइड, रीग्रोन फिन्स जो है फिर भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। देन कॉमन फिन्स, क्लिप्ड, वेंट्रल, पेक्टोरल, कॉर्डल और एडिपोज। कॉमन मतलब कौन से फिन्स को हमने क्लिप करना है, वेंट्रल कर सकते हैं हम, पेक्टोरल, कॉर्डल या फिर एडिपोज फिन्स को हम क्लिप करते हैं साल्मोनेट्स के केस में। मल्टीपल ग्रुप्स कैन बी मार्क्ड बाय क्लिपिंग डिफरेंट और मल्टीपल फिन्स, मल्टीपल ग्रुप्स को जो है वो हम उसकी मार्किंग कर सकते हैं क्या करके, डिफरेंट क्लिपिंग करके, ठीक है। एक तरह की फिश को जो है वो एक ही फिन के ऊपर क्लिपिंग करेंगे उसकी ताकि रिकॉग्नाइज हो जाए कि ये जो है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ठीक है। सेम टाइप ऑफ स्पीशीज है, उनके साइज भी जो है वो सेम है, ठीक है। अदर मार्किंग मेथड्स इंक्लूड टैटूइंग और कलर्ड सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस, और दूसरे मार्किंग मेथड्स में क्या है, हम टैटू बना सकते हैं यहाँ पे उनके सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के साथ उनके लेयर को जो है वो कलर्ड कर सकते हैं।
देन आता है हमारे पास इंडिविजुअल मार्किंग। अब हमने जो है वो किसी एक मछली की आइडेंटिफिकेशन करवानी है मार्केटिंग के अंदर। इंडिविजुअल मार्किंग यूज मेटल और प्लास्टिक नंबर टैग्स। इंडिविजुअल मार्किंग के अंदर क्या करते हैं हम, मेटल या फिर प्लास्टिक टैग्स को यूज करते हैं। टैग्स आर अटैच्ड टू द बॉडी पार्ट्स लाइक द जॉ और गिल कवर। हम उन टैग को जो है वो बॉडी पार्ट्स के साथ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे जॉज के ऊपर या फिर गिल कवर के ऊपर। जिस तरह इस फिश के जो है वो जॉ के ऊपर हमने टैग किया हुआ है, और यहाँ पे उसकी फिश की एज के बारे में भी लिखा होगा, उसके बिहेवियर के बारे में भी, उसके नेम के बारे में भी, और ये भी कि हमने यहाँ इस फिश को जो है वो किधर से एक्सपोर्ट करवाया, या फिर ये इस एरिया की इंडिजिनस है या एक्सोटिक है, सारी चीजें इसके ऊपर जो है वो मेंशन की होंगी। सुटेबल फॉर लार्जर फिश विथ स्ट्रॉन्ग जॉ दैट इज ट्राउट और गिल कवर। फॉर लार्ज फिश टैग्स में आल्सो बी फिक्स्ड नियर द डोर्सल फिन। लार्ज फिश में हम जो टैग हैं वो डोर्सल फिन के करीब जो है वो अटैच करते हैं यूजिंग मेटल वायर और सिंथेटिक मटेरियल। टैग्स में भी लॉस्ट ड्यू टू एक्सीडेंट्स और प्रिडेशन। टैग्स जो है वो हमारे गुम भी सकते हैं एक्सीडेंट्स या फिर प्रिडेशन के केस में। ये देखें, अनदर मेथड ब्रांडिंग द स्किन ऑफ स्केल लेस और लो स्केल फिश दैट इज मिरर और लेदर कार्प। ब्रांडिंग इज डन यूजिंग अ सिल्वर नाइट्रेट पेंसिल और इलेक्ट्रिकली हीटेड मेटल वायर्स दैट इज कॉपर, प्लेटिनम, क्रोम, निकल, ईटीसी। देन आ जाता है फिश मार्केट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो है वो कौन कौन सी फिश मार्केट्स देखने को मिलती हैं। इन द डोमेस्टिक मार्केट्स। डोमेस्टिक मार्केट मतलब घरेलू, जिसके अंदर जहां से लोग जो है वो जो किसी भी लोकल एरिया के अंदर मार्केट बनी हो सकती है, ठीक है। मोस्ट रूरल कंज्यूमर्स हैव लो इनकम। रूरल कंज्यूमर्स मतलब देहाती लोग खाने वाले, उनके पास इनकम कम होती है, लिमिटेड परचेजिंग पावर, और जो है वो फिश को परचेज भी कम करते हैं। दे आर अनएबल टू अफोर्ड हाई प्राइस फिश। तो हाई प्राइस फिश को जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अराउंड 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द रूरल एरिया। मोस्ट रूरल रेजिडेंट्स गेट फिश फ्रॉम ओन पोन्स और नेचुरल वाटर रिसोर्सेज। और काफी रूरल रेजिडेंट्स इस तरह के हैं जो अपने पोन से या फिर नेचुरल वाटर रिसोर्सेज जो है वो फिश लेकर आ जाते हैं। अर्बन मार्केट प्राइसेस फॉर फिश आर 50 to 100% हायर देन रूरल प्राइसेस। शहरों में देहातों की निस्बत जो है वो 50 से 200% तक जो है वो प्राइस फिश की ज्यादा होती है, ठीक है। मिडल मैन इन द सप्लाई चेन रिड्यूसेस प्रोड्यूसर्स अर्निंग। जो मिडल मैन होता है वो क्या होता है, अब एक बंदा जो फिश को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उस बंदे ने जो है वो डायरेक्ट जाकर कंज्यूमर को मछली सेल करके नहीं आनी, उससे जो है वो मिडल मैन मछली परचेज करता है, देन और लोगों के हाथों में जाती है, इसके अंदर होलसेलर्स आ जाते हैं, रिटेलर्स आ जाते हैं, फिर जो है वो कंज्यूमर के पास पहुंचती है। तो वो कह रहे हैं जो मिडल मैन होते हैं सप्लाई चेन के अंदर, वो प्रोड्यूसर की अर्निंग को कम कर देते हैं। लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड क्वालिटी आइस लेट्स टू अर्ली सेलिंग टू अवॉइड स्पॉइलेज। अगर उसके पास जो है वो स्टोरेज करने के लिए टेक्निक्स नहीं है, वो स्टोर नहीं कर सकता, क्वालिटी आइस नहीं है, तो फिर उसकी जो है वो स्पॉइलिंग को बचाने के लिए उसको जल्दी सेल करना पड़ता है। फ्यू डायरेक्ट मार्केट ऑप्शंस exist for farmers to sell first fish without middleman involvement। कुछ कुछ हमारी मार्केट्स इस तरह की हैं जो फार्मर्स डायरेक्टली फिश को सेल कर देते हैं मिडलमैन को की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, ठीक है। देन हमारे पास आती है फिश मार्केटिंग बाय मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स। Medium and large scale farmers arrange their own transport to sell fish to processing factories or nearby urban markets। अब मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स क्या करते हैं, वो अपनी ट्रांसपोर्ट अरेंज करते हैं मछलियों को सेल करने के लिए प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज के अंदर, जहां पे उसकी जो है वो प्रोसेसिंग होगी, मतलब लाइक कैनिंग, पिकलिंग, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर उनको कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर अर्बन मार्केट्स या फिर आसपास की जो शहर बसते हैं उसके अंदर मार्केट्स लगती है, वहां पे उसको सोल्ड आउट कर देगा। Intermediary collecting agents buy fish from fishermen at recognized landing stations. These agents handle tasks like grading, cooling, preserving, transporting and selling the fish to markets or processing plants। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि इंटरमीडियरी कलेक्टिंग एजेंट्स जो होते हैं वो फिशरमैन से उसकी मछली खरीद कर ले आते हैं, फिर इन एजेंट्स के पास जो है वो हैंडलिंग टास्क होते हैं, जिसके अंदर उसने फिश को जो है वो ग्रेडिंग करनी होती है, फिश की कूलिंग करनी होती है, उसकी प्रिजर्विंग करनी होती है, मतलब सारे वो वाले मेजर्स करने होते हैं जिसकी वजह से जो फिश है ना तो वो डिस्ट्रॉय हो, ना उसकी क्वालिटी के अंदर कोई फर्क आए, ठीक है। Inadequate storage facilities and high fish supply during the harvesting season cause price drops। अगर हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है और सीजन के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में मछली जो है वो हर तरफ से मार्केट के अंदर आ रही है, तो उसकी वजह से जो प्राइस है वो ड्रॉप कर जाती है, ठीक है, प्राइस कम हो जाती है मछली की। एज अ रिजल्ट फार्मर्स फेल टू अर्न द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। किसके नतीजे में जो फार्मर है उसको उसकी पसंद का प्रॉफिट नहीं मिल पाता।
चैलेंजेस फेस्ड बाय लार्ज एक्वाकल्चर फार्मर्स। अब कौन कौन से ऐसे चैलेंज हैं जो एक्वाकल्चर फार्मर्स को फेस करने पड़ते हैं? लार्ज स्केल फार्मर्स स्ट्रगल टू मार्केट फास्ट ग्रोइंग कार्प एंड कैटफिश। दे आर अनएबल टू फुली यूटिलाइज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। उसको जो है वो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा जिस तरह का सोच के उसने जो है वो फार्मिंग की थी। राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड डिक्लाइनिंग डोमेस्टिक प्राइसेस आर श्रिंकिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। उसकी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो ज्यादा लग रही है और जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो कम है, जिसकी वजह से उसको उसके मार्जिन के अंदर काफी श्रिंकिंग आ रही है। उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी कम हो रहा है। मैनी फार्मर्स आर लूजिंग इंटरेस्ट ड्यू टू रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी। और काफी फार्मर्स जो है वो अपनी इंटरेस्ट को लूज कर देते हैं अगर उनको एट द एंड जो है वो अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता। द की लिमिटिंग फैक्टर इज द लेक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनके प्रॉफिट को कम कर रही हैं? फिश हैंडलिंग, उनको हैंडलिंग नहीं करनी आती फिश की प्रोसेसिंग नहीं करनी आती और फिश की क्वालिटी की मैनेजमेंट नहीं करनी आती। अगर इन तीन चीजों के बारे में उनको अच्छे तरीके से नॉलेज हो तो वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि मार्केट जो है उसकी हम क्लासिफिकेशन डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर किस तरह से करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेस पे जो है हमारे पास तीन तरह की मार्केट होती है। लोकल मार्केट होती है, नेशनल मार्केट होती है और इंटरनेशनल मार्केट होती है। लोकल मार्केट तो वो जो हर किसी एरिया के अंदर प्रेजेंट होगी। नेशनल मार्केट मतलब पूरे मुल्क के अंदर जो है वहां से फिश जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। देन इंटरनेशनल मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पे पूरी दुनिया में जो है फिश की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की बेस पे वेरी शॉर्ट पीरियड where transaction takes place within the short time। अब ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन मतलब एग्रीमेंट सेलर के दरमियान और कंज्यूमर के दरमियान या फिर सेलर या होलसेलर के दरमियान एग्रीमेंट होना। दो कंपनीज के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। जहाँ पे ट्रांजेक्शन को बहुत कम टाइम लगता है उस बेसिस पे हम बोलते हैं कि एक काफी शॉर्ट पीरियड मार्केट है। सप्लाई ऑलवेज इक्वल्स टू डिमांड इन सच मार्केट्स। मतलब जितनी डिमांड होती है उतनी ही फिश की जो है वो सप्लाई कर दी जाती है इन मार्केट्स के अंदर। शॉर्ट पीरियड इन इट ट्रांजेक्शन टेक्स सम मोर टाइम। इसके अंदर जो है वो ट्रांजेक्शन कुछ ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू वेरी शॉर्ट पीरियड में। इट अकर्स वेयर डिमांड ऑलवेज एक्सीड सप्लाई ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन पीरियड। इसमें क्या होता है? जो डिमांड है वो सप्लाई से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है। लॉन्ग पीरियड में क्या होता है? इन इट ट्रांजेक्शन टुक मच टाइम। इसके अंदर जो एग्रीमेंट है वो काफी देर बाद जो है होता है। ठीक है। लॉन्ग पीरियड के अंदर। अब हमने देखना है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बेस पे किस तरह की मार्केट जो है वो देखने को मिलती है। होलसेल मार्केट, दिस इज बल्क परचेजर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। होलसेल मार्केट के अंदर हमारे पास क्या होता है? काफी लार्ज अमाउंट में जो परचेजर्स हैं वो यहाँ से मछलियां खरीद कर लेकर जाते हैं अपनी छोटी मार्केट्स के अंदर, वहां पे जाके मछलियों को जो है वो बेचते हैं। ठीक है। रिटेल मार्केट। रिटेल का मतलब क्या है? रिटेलर एक ऐसा पर्सन होता है जो बिल्कुल जो है वो मार्केटिंग की एंड पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब रिटेलर एक ऐसा पर्सन है जहां जिसने अपनी मछली जो है वो कंज्यूमर को सेल कर देनी है। ठीक है। इन इट मार्केट इज लिंक डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। ये वाली मार्केट जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ लिंक करती है। यहाँ पे आकर जो है वो जो बंदा जिसने फिश को जो है वो खाना है, यूटिलाइज करना है, वही फिश जो है खरीद कर लेकर जाएगा। इन द फिशरी इट इज लास्ट लिंक सेक्टर बिटवीन द न्यूमरस फिश ट्रेडर एंड द कंज्यूमर। ये एक लास्ट लिंक सेक्टर है फिश ट्रेडर और कंज्यूमर के दरमियान। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। अब ऑपरेशन की बेस पे हमने देखना है कि हमारी फिश जो है उसकी कितनी टाइप्स है। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और टर्मिनल मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या होता है? प्राइमरी मार्केट के अंदर अब जो फिशरमैन है वो अपनी मछली को सेल करेगा होलसेलर्स को। ठीक है। उस तरह की मार्केट को हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट ऑन द लैंडिंग साइट्स। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? अब जो होलसेलर है वो लाकर रिटेलर्स को, रिटेलर्स क्या होता है? वो वाला पर्सन जिसके नेक्स्ट उसने जो है वो कंज्यूमर को मछली फरोख्त कर देंगी। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में आकर होलसेलर जो है वो डिफरेंट रिटेलर्स को, प्रोसेसिंग कंपनीज को, इन डिफरेंट एजेंसीज को जो है वो मछली फरोख्त कर रहा होता है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर जिसको हम जो है वो मछली बाजार भी बोलते हैं, डिफरेंट एरियाज के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। देन टर्मिनल मार्केट एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर सारा कुछ हो रहा है। फिशरमैन जो है अपनी मछली सोल्ड भी कर रहा है, देन वो मछली रीसोल्ड भी हो रही है। नेक्स्ट आगे होलसेलर से जो है वो रिटेलर्स के पास भी जा रही है और डिफरेंट एजेंसीज के पास भी जा रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि हमने फिश की मार्केट को किस तरह से डिवाइड करना है बेसिस ऑफ गुड्स, मतलब अशिया के बेस पे कैसे। प्रोडक्ट्स एक्सचेंज, ऐसी मार्केट जहाँ पे प्रोडक्ट्स की एक्सचेंज हो रही है। देन मैन्युफैक्चर्ड और सेमी मैन्युफैक्चर्ड फूड मार्केट, वहां पे जो है वो फिश को एज अ फूड फरोख्त किया जा रहा है फूड में कन्वर्ट करके।
देन हमें देखना है मार्केट का स्ट्रक्चर। देयर इज अ जनरल लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है हमारी मार्केट्स में फॉर पॉन्ड रेड फिश, जो ऐसी फिश जिसकी ग्रोथ हमने पॉन्ड के अंदर किया, एज वेल एज फिश कॉट इन द वर्ल्ड, या जो फिश हमने नेचुरल इन्वायरमेंट से, वाइल्ड इन्वायरमेंट से है जो पकड़ी है। देयर इज नीड टू डिस्पोज ऑफ द स्टॉक अर्ली ऑन द डे इट इज हार्वेस्टेड। तो हमने जो है वो जिस दिन उसको हार्वेस्ट किया है उसी दिन मार्केट में सेल करना है, ताकि वो मछली हमारी खराब ना हो जाए। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेजेस हैं जिससे होते हुए हम अपनी फिश को सेल कर सकते हैं या मार्केट के अंदर लेके आ सकते हैं। परचेज ऑफ फिश एट लैंडिंग प्लेसेस बाय फिश डीलर और मिडल मैन आइदर फ्रॉम फिशरमैन और वेसल ओनर। ठीक है, अब हम जो है वो अपनी मछली को, फिश की जो परचेज है वो लैंडिंग प्लेसेस से फिश डीलर से भी कर सकते हैं या मिडल मैन से भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो फिशरमैन होता है वो अमूमन जो है वो कर्जों में होता है और अपनी मछली को जो है वो जल्दी डिलीवर कर देता है कम प्राइस पे भी। असेंबली ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फिश इनटू लार्ज शिपमेंट। फिर जो है वो हम स्मॉल फिश की स्मॉल क्वांटिटी को लार्ज शिपमेंट के लिए असेंबली करते हैं, जो कि फिश असेंबलर्स ये काम करते हैं। जो एजेंट्स होते हैं होलसेलर्स होते हैं जो फिशरमैन से मछली को ले आते हैं। ठीक है, और इन होलसेलर्स का काम क्या होता है, अब इन्होंने नेक्स्ट जो है वो रिटेलर्स को, दुकानदारों को, छोटे छोटे दुकानदारों को, छोटे छोटे जो मछली बाजार लगाकर बैठे हैं उनको मछली सेल करनी होती है। ठीक है, सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू होलसेलर्स। देन कंसाइनमेंट सेल बाय होलसेलर्स नॉर्मली बाय मीन्स ऑफ ऑक्शन। अब होलसेलर का क्या काम करते हैं, होलसेलर जो है वो किस तरह से मछली की फरोख्त करेगा, वो बोली लगाएगा। ऑप्शन का मतलब क्या होता है, नीलाम करना फिश को ना। ठीक है, अब नीलामी भी जो है वो डिफरेंट टाइप की होगी, असेंडिंग, डिसेंडिंग और विस्परिंग। असेंडिंग में क्या होगा, बढ़ती हुई बोली, मतलब पहले जो है वो कम प्राइस थी, देन जो बाइडर है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्राइस लगाता रहेगा और एट द एंड जो लास्ट पे बचेगा वो उस तरह फिश को खरीद कर ले जाएगा। देन डिसेंडिंग का मतलब होता है गिरती हुई, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो प्राइस है बोली की, नीलामी की, वो कम से कम होती जा रही होती है और सबसे लास्ट वाला जो बंदा होगा वो उस बोली को वो फरोख्त कर देगा, होलसेलर उसको। देन विस्परिंग, विस्परिंग के अंदर जो है वो बोली नहीं लगाई जाती, चुप चुपान तरीके से जो है वो फिश को सोल्ड आउट कर दिया जाता है। देन कमीशन 5 to 10% ऑफ प्रोसीड चार्ज, या फिर कमीशन रख के अपना 5 से 10% तक कमीशन रख के होलसेलर जो है वो मछली को बिकवा देता है। देन रिटेलिंग इन फिश शॉप्स, फिश मॉन्गर्स एंड सुपर मार्केट्स। देन रिटेलर्स क्या होते हैं, फिश शॉप्स या फिर सुपर मार्केट्स के अंदर रख के फिश को सेल कर देते हैं। अब जापान के अंदर फिश मार्केटिंग सिस्टम कैसा है। आउट ऑफ 1400 मार्केट्स 88% आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय फिशरमैन्स कोऑपरेटिव्स। फिशरमैन्स की कोऑपरेशन के साथ ही जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं कंजप्शन सेंटर्स लार्ज सिटीज के अंदर। द चैनल्स आर कंसाइनर्स वर्मली कमर्शियल कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, होलसेलर्स को अपनी मछलियां जो है वो फरोख्त करती हैं, देन होलसेलर्स रिटेलर्स को बेच देते हैं। इन टोक्यो फिश होलसेल मार्केट मोर देन 2000 टन्स डेली अराइवल इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। मतलब वो 2000 टन से भी ज्यादा मछली जो है वो डेली फरोख्त करते हैं शॉर्ट पॉसिबल टाइम के अंदर। देन हमने देखना है फ्लो फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स के फ्लो किस तरह जा रहा है। सबसे पहले फिशरमैन वो जो एक्वा कल्चरिंग करता है, फिश की जो है वो ग्रोथ करवाता है, वो किसको अपनी मछलियां देता है, असेंबलर्स को, जिसने जो है वो डिफरेंट फिशरमैन से मछलियां लेकर उसको असेंबल करना है। असेंबलर जो है वो नेक्स्ट होलसेलर को मछलियां बेच देता है। देन होलसेलर ऑक्शनर्स, मतलब ऑक्शनर्स वो होते हैं जो बोली लगाते हैं, नीलामी करते हैं, नीलामी करने वाले। ठीक है, वो फिर जो है वहां से कौन लेकर जाते हैं, रिटेलर्स। रिटेलर्स वो होते हैं जो छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर रख के मछलियां बेचते हैं और डायरेक्ट जो है वो कंज्यूमर्स को सोल्ड करते हैं। फिर रिटेलर्स के से कौन ले जाएगा, कंज्यूमर्स ले जाएंगे। ठीक है, और जो फिशरमैन है वो डायरेक्टली भी जो है वो कंज्यूमर को अपनी मछली फरोख्त कर सकता है। देन फ्लो ऑफ मनी किस तरह से होगी, हमने पीछे वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देना। ठीक है, कंज्यूमर जो खा रहा है मछली वो पैसे रिटेलर को देगा, रिटेलर ऑक्शनर्स को, देन होलसेलर्स को, फिर असेंबलर्स को, फिर फिशरमैन को। ठीक है, और जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट फिशरमैन से भी मछली परचेज कर सकता है। देन हमने देखना है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्क फिश की मार्केटिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग पैटर्न को जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं, उनको अब हमने देखना है। बेटा इसके अंदर वो कह रहे हैं कि अगर हम अपनी लैंडिंग फैसिलिटीज को, अपनी पोर्ट्स को अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लें, उसके अंदर बेहतरी ले आएं, तो भी हम अपनी फिश मार्केटिंग को
बेहतर कर सकते हैं। देन हम इन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को के साइज को इंक्रीज करके आउटसाइड बाहर से आने वाले फिशरमैन को वेलकम करके अपनी फिश मार्केटिंग को इन्हेंस कर सकते हैं। देन अगर हम फ्रोजन फिश की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दें तब भी हमारी जो मार्केटिंग है उसके अंदर काफी हद तक चेंजिंग आ सकती है। देन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, दैट इज फिश मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट फिशिंग कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट लोन स्कीम्स एंड फिशरमैन कोऑपरेटिव्स वेरी लाइकली टू अफेक्ट एंड चेंज फिश मार्केटिंग पैटर्न्स। मतलब अगर गवर्नमेंट जो है वो लोन स्कीम्स दे, हम फिशरमैन के साथ कोऑपरेट करें, इस तरह के डिफरेंट टेक्नोलॉजीज या डिफरेंट पैटर्न्स को अडॉप्ट करके हम अपनी फिश मार्केटिंग पैटर्न को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। Then close ties between marketing and credit. Cooperative marketing system facilitate repayment by deducting a part of the proceeds. This arrangement allows fishermen to land their catch at ports other than their home ports. Cooperatives coordinate with each other for remittance of proceeds, reduction of repayment. देन हमने देखना है कि ओवरसीज मार्केट्स फॉर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स, मतलब कि हम अपने मुल्क से बाहर जो है वो कौन कौन सी चीज़ों का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन इंटरनेशनल मार्केट्स फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड इन वेरियस फॉर्म्स। फिश को और फिशरी प्रोडक्ट्स को हम वेरियस फॉर्म्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे फ्रेश या चिल्ड। चिल्ड मतलब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, हम उसको आइस के अंदर रख के जो इसकी चिलिंग कर सकते हैं। फ्रोजन या ड्राइड या स्मोक्ड, साल्टेड या कैंड फिश को जो है हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। देन फैक्टर्स ड्राइविंग चेंज इन सी फूड मार्केट। सी फूड मार्केट के अंदर कौन से फैक्टर्स जो हैं वो चेंज लेके आ सकते हैं? इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक स्टेटस, चेंजिंग लाइफस्टाइल्स एंड कंजप्शन पैटर्न्स, अदर सोशो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस। ठीक है। देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रेडी टू कुक सी फूड इन कन्वीनियंट पैकेजिंग। मतलब ग्रोइंग डिमांड क्या है? ऐसी प्रोडक्ट्स जिसकी वैल्यू अच्छी हो, देन रेडी टू कुक हो, इजीली जो है परचेज करके उसको कुक कर लें। Consumption of diversified seafood products in overseas markets is expected to grow significantly. This trend offers an opportunity for suppliers in developing countries to expand their business in diversified seafood products. बेटा ये रीडिंग है, बस आपने इसको एक दफा रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगी। श्रिम्प, अब हम किस तरह की जो मछलियां हैं उसको किस तरह से डिशेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी जो है वो श्रिम्प से बनने वाली डिश के बारे में आपको बताया हुआ है, खाने में यूज होती है। ठीक है। स्वीट के साथ हम ये वाली डिश जो है वो बना सकते हैं, कटल फिश के साथ ये वाली डिशेस बना सकते हैं, और ये जो है हमारे पास फिश डिश है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टोरेज ऑफ फिश। क्या हम फिश को जो है वो किस तरह स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको कंजर्व किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। Preservation of fish is a very important part of commercial fisheries. It is done in such a manner that fishes remain fresh for a long time. Fish को जो है वो हमने फ्रेश रखना है लंबे अरसे तक विद द मिनिमम लॉस ऑफ टेस्ट, और हमने देखना है कि इसके टेस्ट के अंदर कोई लॉस ना हो, उसका जो स्मेल है वो खराब ना हो, फ्लेवर, न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी गुड रहे, एंड द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ द फ्लैश। Fishes are quickly perishable material and are spoiled if not properly preserved. जो फिश है अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो इजीली जो है वो स्पॉइल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिश के अंदर जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, और उनके ऊपर जो है वो एंजाइम्स भी एक्ट करते हैं उनकी स्पॉइलिश के लिए, बैक्टीरिया भी एक्ट कर देता है उसकी स्पॉइलिश करवाने के लिए। देन जो है वो हमें उसकी प्रिजर्वेशन के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स करने पड़ते हैं। ठीक है। डाइजेस्टिबिलिटी क्या होती है? द डाइजेस्टिबिलिटी रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द फिश। डाइजेस्टिबिलिटी का मतलब ये है कि कितने परसेंट न्यूट्रिएंट्स फिश ने एब्जॉर्ब किए हैं। उसको निकालने का तरीका क्या है? जितने न्यूट्रिएंट्स उसने इनटेक किए हैं और जितने उसने अपने फीसिस से निकाल दिए उसको माइनस कर देना है, उसको उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ और डिवाइड कर देना है न्यूट्रिएंट इनटेक के साथ। मतलब जितने उसने टोटल न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उसको हम नीचे रखेंगे, जितने वो इनटेक कर रही है उसमें से हमने माइनस कर देने हैं वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो उसके फीसिस से जो है बाहर निकल गए हैं, और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास जो है वो डाइजेस्टिबिलिटी निकल आएगी फिश की। ठीक है। अब हमने देखना है जो हमारी फिश है वो किन किन जरिए से स्पॉइल हो सकती है। माइक्रोबियल एक्शन, एंजाइमेटिक एक्शन एंड केमिकल एक्शंस। माइक्रोबियल एक्शन का मतलब क्या है? डिफरेंट माइक्रोब्स जो है फिश के ऊपर एक्ट करते हैं। आपको पता है जो माइक्रोब्स हैं वो डिकम्पोजिशन कॉज करते हैं, तो फिश के पास भी जो है वो फ्लैश है, तो फिश के फ्लैश की भी डिकम्पोजिशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने उन माइक्रोबियल एक्शन की जो है वो ग्रोथ को रोकना है।
Proteins in the fish flesh are degraded by proteolytic microbes such as Pseudomonas, Proteus, Chromobacterium, Halobacterium, Micrococcus. ये सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्रोटीन के फ्लैश के ऊपर फीड करते हैं. The carbohydrates present in small amount in the fish flesh are degraded by carbohydrate fermenting microbes. अब जितना भी कार्बोहाइड्रेट फिश के अंदर प्रेजेंट है वो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटिंग माइक्रोब्स के साथ जो है वो डिग्रेड होगा, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस और माइक्रोकोकस आ जाते हैं. फैट कंटेंट्स ऑफ द फिश फ्लैश आर डिकम्पोज्ड बाय रिलेटिवली फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. और जितना भी हमारे पास जो फैट फ्लैश है, फैट्स मौजूद है फिश के फ्लैश के अंदर, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ डिकम्पोज होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से फिश की स्पॉइलिंग होती है. कुछ एंजाइमेटिक एक्शन भी होते हैं फिश की स्पॉइलिंग के अंदर. फिश के जो फिश अगर किल भी हो जाए, फिश की डेथ भी हो जाए, तो उसके जो एंजाइम्स हैं वो वर्क करते रहते हैं और वो एंजाइम उसकी अपने ही प्रोटीन्स को जो है अपनी ही बॉडी के फ्लैश को है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे. ठीक है, प्रोटीनेज कैन डाइजेस्ट मसल प्रोटीन ऑफ द फिश. प्रोटीनेज जो है वो फिश की मसल को प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा. द गिल स्पॉइलेज एंड एटीपीएज ब्रिंग अबाउट कंप्लीट रिमूवल ऑफ एटीपी फ्रॉम मसल टिश्यू इन 6 to 8 hours. और क्या होगा, जो एटीपीएज एंजाइम है वो मसल से कंप्लीट तौर पर जो है वो एटीपी रिमूव कर देगा 6 से 8 घंटों के दौरान. ठीक है, फिश स्पॉइलेज ड्यू टू केमिकल एक्शन. केमिकल एक्शन से जो है वो हमारी फिश क्यों स्पॉइल हो रही है? इट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन फैटी फिशेस लाइक मैकरल, ट्रॉट, कैटला, ग्रास कार्प, ईटीसी. इनके अंदर जो है वो फिश की स्पॉइलेज केमिकल एक्शन की वजह से हो रही है. डिफरेंट केमिकल्स इनके अंदर रिएक्ट करते हैं और फिश को जो है वो स्पॉइल कर देते हैं. ठीक है, देन हमने देखना है कि हम किस तरह से अपनी फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं. सबसे पहले क्लीनिंग का प्रोसेस है. क्लीनिंग में हम क्या करेंगे, फिश को माइक्रोब से पाक करेंगे. ठीक है, उसके अंदर जितने उसके जो गट का मटेरियल है, इंटेस्टाइन्स हैं, उसको रिमूव कर देंगे क्योंकि वो डिकम्पोजिशन का सबब बनती हैं. और जितना भी डर्ट है, डर्टी वाटर है, डर्टी हैंड्स हैं, हैंडलिंग के दौरान उसके ऊपर कोई भी कंटेमिनेशन है, उन सबको जो हमने क्लीन कर देना है. पुअर सैनिटरी कंडीशंस एंड केयरलेस हैंडलिंग ऑफ फिश पर्टिकुलरली ट्रॉपिक रीजन्स इंक्रीज प्रोसेस ऑफ स्पॉइलेज. ये सारी चीजें जो है वो फिश को स्पॉइल कर सकती हैं. ब्लीडिंग ऑफ फिश ड्यू टू इंजरी ड्यूरिंग कैप्चरिंग व्हेन फिश इज गटेड. कैप्चरिंग के दौरान फिश को इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है. ये सारी चीजें भी जो है फिश की खराबी की बाइस बन सकती है. इसको भी हमने क्लीन करना है. द ब्लड स्टेन्स एंड द स्मीयर्स लीडिंग टू अनहाइजीनिक कंडीशंस. जो ब्लड स्टेन्स हैं और जितने भी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो फिश को खराब कर सकते हैं, तो इन सब को हमने रिमूव करना है. देन रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेशन मतलब अब हमने उस फिश का टेम्परेचर लो करना है. रेफ्रिजरेशन मीन्स द टेम्परेचर लोअर्ड सो मच द ऑटोलिटिक एंजाइम एक्टिवेट्स एंड द बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन बिकम्स स्लो. बैक्टीरिया की ग्रोथ को हमने रोकना है, तो हमने उसके टेम्परेचर को जो है वो कम करना होगा, क्योंकि कम टेम्परेचर के ऊपर जो एंजाइम्स हैं वो रिटार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है. देन डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर. हमने फिश के फ्लैश के अंदर से सारा पानी जो है वो रिमूव कर देना है. डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर विच इज यूजफुल इन मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड पीरियड ऑफ फिश. मॉइस्चर इज यूजफुल फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो है वो मॉइस्चर को यूज करता है ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए. अगर हम उसको रिमूव कर देंगे तो फिर हमारा जो फ्लैश है वो बच जाएगा डिकम्पोजिशन से. डिहाइड्रेशन में बी डन बाय ट्रीटिंग द फिश विद अल्कोहल्स और सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स. अगर हम उसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाएंगे तो भी जो है हम उसकी डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं. देन साल्टिंग. साल्टिंग मतलब ज्यादा अमाउंट में साल्ट ऐड करके भी हम उसकी डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं और उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. साल्ट रिमूव्स द मॉइस्चर फ्रॉम द टिश्यू ऑफ फिश बाय ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के जरिए जो साल्ट है वो फिश के टिश्यूज के अंदर से एक्स्ट्रा मॉइस्चर पानी जो है वो रिमूव कर देता है. एंड फर्दर इट इंटर्स टिश्यूज, और ये टिश्यूज के अंदर एंटर हो जाता है. इंक्रीजेस साल्ट कंसंट्रेशन टू सैचुरेशन पॉइंट, और साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो टिश्यूज के अंदर बढ़ा देता है. द प्रेजेंस ऑफ हाई साल्ट कंसंट्रेशन डिस्ट्रॉयज ऑटोलिटिक एंजाइम्स. और जितना ज्यादा साल्ट जो है वो टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होगा, ऑटोलिटिक एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. एंड स्टॉप्स बैक्टीरियल एक्टिविटी, और बैक्टीरियल एक्टिविटी भी स्टॉप हो जाएगी. द बैक्टीरिया स्लो डाउन देयर मल्टीप्लिकेशन, वो अपनी मल्टीप्लिकेशन को रोक देगा. एंड आर फोर्स टू स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा. मैनी माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड एज साल्ट हैज टॉक्सिक इफेक्ट अपॉन देम, स्पेशली द हेलोफोबिक वंस. और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हेलोफोबिक होते हैं और वो साल्ट की प्रेजेंस को बियर नहीं कर सकते, इसकी वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, हाई टेम्परेचर. हीट डिकम्पोजेज ऑटोलिटिक एंजाइम्स ब्रिंगिंग देयर एक्टिविटी टू स्टॉप. अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर देंगे तो भी हम ऑटोलिटिक एंजाइम को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. फिश प्रिजर्वेटिव्स. फिश प्रिजर्वेटिव्स का मतलब यह है कि हम कुछ केमिकल्स को यूज करके भी फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है, मैनी ड्रग्स एंड केमिकल्स आर यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फिश. सम ऑफ द पॉपुलर प्रिजर्वेटिव्स फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस आर. अब विटामिन सी को जो है वो हम
फिश की फैटी फिश को डिकम्पोज होने से बचा सकते हैं विटामिन सी को यूज करके। देन केमिकल आइस, आइस कंटेनिंग स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, आइस के अंदर जो हम सोडियम नाइट्रेट को मिक्स करके फिश के ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिश की डिकम्पोजिशन नहीं होगी। देन हमारे पास आता है ओरोमाइसिन, एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो कि हम फंगस से लेते हैं और आपको बताया कि ये जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, तो अगर हम एंटीबायोटिक को यूज करेंगे तो भी फिश की जो है वो डिकम्पोजिशन नहीं होगी। देन एसिटिक एसिड को जो है फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद रेडिएशन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। When fish are exposed to low radiations, gamma rays, bacteria and other microbes, are completely destroyed. फिश को जो है हम लो रेडिएशन गैमा रेज के साथ एक्सपोज करवाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ट्रीटमेंट विद रेडिएशन इज वन ऑफ द रिसेंट मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन। देन मेथड्स ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। अब हम फिश को प्रिजर्व किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो क्लीनिंग। क्लीनिंग का हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमने उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना है, उसकी गट को रिमूव करना है और जितना भी इसके ऊपर डर्ट वगैरह लगा उसको रिमूव कर देना, ठीक है। देन चिलिंग। चिलिंग का क्या मतलब होता है? हमने फिश के फ्लैश को जो है वो फ्रीज करना है 0 डिग्री सेल्सियस पे रख के, जिसके अंदर उसकी जो है वो डिकम्पोजिशन ना हो, ठीक है। अब कूलिंग के साथ साथ हम उसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स भी ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ओरियोमाइसिन है, टेरामाइसिन है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे। उसके बाद आता है फ्रीजिंग। अब हमने फिश की जो है वो फ्रीजिंग करनी है। वो फ्रीजिंग जो है वो एयर के अंदर भी कर सकते हैं, हम ब्राइन के अंदर भी कर सकते हैं। जो ब्राइन है, साल्ट के सोल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। फॉर दिस पर्पज लार्ज रेफ्रिजरेटर्स ऑफ रेफ्रिजरेटेड वेजल्स आर यूज्ड। इसके लिए हमें जो है वो रेफ्रिजरेटर्स की जरूरत होती है, जिसके अंदर रख के हम फिश को जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। एयर फ्रीजिंग के दौरान क्या होता है, फिश के फ्लैश से जो है वाटर को रिमूव करते हैं और स्मॉल क्रिस्टल्स जो है उसके इर्द गिर्द बना देते हैं फिश के इर्द गिर्द। और स्मॉल साइज आइस क्रिस्टल्स का फायदा ये होता है कि फिश के टिश्यू को कोई नुकसान नहीं होता। और फ्रीज ड्राइंग का मतलब क्या होता है? द फिश आर फर्स्ट फ्रोजन। सबसे पहले हम फिश को जो है वो फ्रीज करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे बाय मींस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? हम जो है वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किए बगैर डायरेक्ट जो है वो वेपर फेज में, गैस फेज में कन्वर्ट करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो आइस है उसको हम वेपर फेज में कन्वर्ट करेंगे, उसको वाटर में मेल्ट किए बगैर। इसके साथ जो है वो फ्लेवर, कलर और न्यूट्रिटिव वैल्यू फिश की जो है वो प्रिजर्व रहती है। देन आता है हमारे पास साल्टिंग। वही बात है, हम एक्स्ट्रा अमाउंट में जो है वो साल्ट ऐड कर देंगे फिश को प्रिजर्व करने के लिए। इन साल्टिंग द फिशेज आर treated with salt NaCl solution. Salt dehydrates the killed fish by osmosis and enters their body tissues to increase concentration to a saturation point. ये हम पीछे भी पढ़कर आ चुके हैं। A concentration of salt above 25% stops further multiplication of microbes. अगर हमारे पास फिश के टिश्यूज के अंदर 25% से ज्यादा साल्ट की कंसेंट्रेशन होगी है तो माइक्रोब की मल्टीप्लिकेशन जो है वो रुक जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। और जो वो वाले माइक्रोब जो हेलोफोबिक हैं, Normally 20 kg of pure salt is required for each 100 kg of fish, ठीक है। It is found that only oily fish require more salt. जो oily fish है वो ज्यादा salt उनको उनकी रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा साल्ट, ठीक है। अब साल्टिंग के भी 3 मेथड्स हैं, ड्राई साल्टिंग, वेट और ब्राइन साल्टिंग। देन आता है कोल्ड साल्टिंग। ड्राई साल्टिंग के अंदर क्या होगा? इन दिस मेथड फिशेज आर फर्स्ट क्लीन। फिश को सबसे पहले क्लीन किया जाएगा, देन साल्ट पाउडर के साथ रब किया जाएगा, फिर उसको जो है वो पैक किया जाएगा इन टब्स और इन सीमेंटेड टैंक्स के अंदर। 2 से 3 दिन के बाद फिश को जो है वो रिमूव कर लिया जाएगा टब या कंटेनर से। देन आता है वेट या ब्राइन साल्टिंग। क्लीन फिश आर पैक्ड इन लार्ज कंटेनर्स हैविंग अ कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन। क्लीन फिश जिसको हमने साफ किया है उसको हमने जो है वो साल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखना है लार्ज कंटेनर्स में, जिसके अंदर 20 से 30% तक साल्ट सॉल्यूशन मौजूद है। एंड स्टिल डेली टिल प्रॉपर पिकल्ड। पिकल्ड का मतलब होता है अचार फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक हमने उसको जो है वो डेली स्टीर करना है, उसको हिलाना है, ठीक है। कोल्ड साल्टिंग। दिस इज डन बाय स्प्रेडिंग पाउडर्ड साल्ट एंड क्रश्ड आइस ऑन द फिश। कोल्ड साल्टिंग का मतलब यह है कि हमने पाउडर्ड साल्ट को जो है या क्रश किया हुआ साल्ट को उसके ऊपर फिश के ऊपर जो है वो स्प्रेड करना है आइस के साथ मिला के। About 22 to 26 lb of powdered salt per 100 kg of fish is usually recommended. ये जो रिकमेंडेशंस हैं, ये जो अमाउंट्स हैं, ये आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर जहन में रखनी है। देन आता है स्मोकिंग। आपने हमेशा सुना होगा कि स्मोक्ड फिश का नेम सुना होगा। कुछ लोग जो होते हैं वो कैंड फिश जो है वो प्रेफर करते हैं, कुछ जो कहते हैं हमें स्मोक्ड फिश खाने में पसंद है। तो वो स्मोक्ड फिश किस तरह से बनती है? फिश को सबसे पहले क्लीन किया जाता है, डी गटेड मतलब उसकी जो गट एलिमेंट्री कैनाल है उसको रिमूव किया जाता है, फिर उसको साल्ट सोल्यूशन या ब्राइन के अंदर सोक किया जाता है। उसके बाद सोक्ड फिश को उसके अंदर से निकाल के रोड्स के साथ हैंग करके स्मोक हाउस के अंदर लटकाया जाता है। जो स्मोक हाउस है वो एक बॉक्स है
जिसके नीचे जो है वो फायर जल रही होती है। इसका काम ये है कि इसने जो है फ्लेम्स बनाने की बजाय स्मोक प्रोड्यूस करनी होती है, और उस स्मोक से जो हमारी फिश है वो सर से लेके पाँव तक अच्छे तरीके से जो है वो पक जाती है। उसके इर्द गिर्द जो है वो स्मोक की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। और इसको करने के लिए हमें तकरीबन 6 घंटे का टाइम चाहिए। फिर हम इसको इजीली जो है वो स्टोर कर सकते हैं उसकी स्मोकिंग करने के बाद। देन ड्राइंग। द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइंग इज टू रिमूव मॉइस्चर। वही बात है कि हम ड्राई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर से जो पानी है उसको रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि जो पानी है वो फिश की जो है वो लीचिंग कर सकता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को जो है वो खराब कर सकता है, प्रोटीन को जो है वो डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। दिस हेल्प्स टू अरेस्ट बैक्टीरियल एंड एंजाइमेटिक पेट्रीफेक्शन, सॉरी। अब ड्राइंग हम क्यों करते हैं कि हम जो है उसको डिहाइड्रेट कर दें। बैक्टीरिया जो है वो विदाउट वाटर ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनकी जो है वो डेथ हो जाएगी। और व्हेन मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस अप टू 10 to 20%, जब मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 10 to 20% तक कम हो जाता है, द फिशेज आर सेव्ड फ्रॉम स्पॉइल। तो फिर फिश जो है वो स्पॉइलिंग से बच जाती है, और प्रोवाइडेड दे आर स्टोर्ड इन ड्राई कंडीशंस। फिर हम उसको जो है वो ड्राई कंडीशन में स्टोर कर देते हैं। देन आती है प्रोसेसिंग। फिश प्रोसेसिंग इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेसेस डिस्कस्ड अबव एज। फिश की प्रोसेसिंग में वो सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं जिसका हमने जिक्र ऊपर किया, जिसके अंदर क्लीनिंग आ जाती है, फ्रीजिंग आ जाती है, ड्राइंग आ जाती है, साल्टिंग आ जाती है, एंड देन कैनिंग आ जाती है, ठीक है। फिश में आल्सो भी प्रोसेस्ड इनटू एडिबल मील्स एंड ऑयल्स। फिश को हम जो है वो एडिबल मील्स में, ऑयल्स में भी प्रिजर्व कर सकते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द फिश इंडस्ट्री। फिश इंडस्ट्री में बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे ये बनाई जाती हैं, ठीक है। अब फिश की प्रिजर्वेशन के डीमेरिट्स कौन से हैं, उनको हम लोगों ने देखना है। Poor or incomplete preservation leads to the decarboxylation of flesh amino acids, that is histidine to histamine. अगर जो है हम प्रिजर्वेशन पुअर कर रहे हैं, इनकम्प्लीट कर रहे हैं, तो हमारा फिश के अंदर जो प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है उनकी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, ठीक है। ड्राइंग रिड्यूसेस वेट, न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फिश फ्लैश। अगर हम उसको ड्राई कर रहे हैं तो उससे जो हमारे फिश का वेट है, उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम हो जाएगी। फिश फ्लैश बिकम्स डिहाइड्रेटेड एंड लूसेस इट्स टेक्सचर। जब हम उसको डिहाइड्रेट करते हैं तो वो अपना टेक्सचर जो है वो खो देता है। अगर हम ज्यादा साल्ट यूज करते हैं तो ज्यादा साल्ट यूज करने की वजह से वहां पे इस तरह के बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है जो साल्ट टॉलरेंट है, जिसकी वजह से पिंक आई स्पॉइलेज ऑफ फिश फ्लैश हो सकता है। देन हमारे पास है चिलिंग ब्रिंग्स अबाउट डीनेचुरेशन ऑफ फिश फ्लैश। फिश के फ्लैश की डीनेचुरेशन हो सकती है चिलिंग की वजह से, मतलब हमारे जो प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो सकती है। इट इज बिकॉज ऑफ द आइस क्रिस्टल्स फॉर्म ड्यूरिंग चिलिंग। चिलिंग के दौरान जो है वो आइस क्रिस्टल्स बन सकते हैं, एंड द कॉजिंग मैकेनिकल डैमेज टू द मसल्स। सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट, सेल मेम्ब्रेन जो है वो बर्स्ट हो सकती है। स्ट्रक्चर गेट्स डिफॉर्म, स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉर्मेशन हो सकती है। एंड द फिश फ्लैश लूजेज मच ऑफ इट्स फ्लेवर। फिश के फ्लैश का जो फ्लेवर वो खत्म हो सकता है और टेस्ट भी खत्म हो सकता है। द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फिश प्रोडक्ट्स और फैट प्रोडक्ट्स की डाइजेस्टिबिलिटी भी खतरे में आ सकती है। कैनिंग लेट्स टू मच लॉस ऑफ विटामिन B1, पेंटोथेनिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। और कैनिंग के साथ जो है वो हमारी डिफरेंट वाइटामिन की जो है वो डिफरेंट वाइटामिन लूज हो सकते हैं। देन हमने देखना है अपने लास्ट टॉपिक को, जिसकी हम बात जो है वो शुरू में करके आए हैं, और ये टॉपिक पहले भी डिटेल से डिस्कस हो चुके हैं कि हम किस तरह से अपनी फिश की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने इसके ऊपर क्विक जो है ओवरव्यू करना है इसका। सबसे पहले नॉन बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। फिश की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए नॉन बायोलॉजिकल मेथड्स कौन से हैं? सबसे पहले तो हमने जनरल टेक्निकल और सैनिटरी मेथड्स को अडॉप्ट करना है, मतलब हमने अपनी जो पॉन्ड है उसकी क्लीनिंग करनी है, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो पोल्यूशन है उसको रिमूव करना है। वहां पे अगर बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है उसको रिमूव करना है, ठीक है। इन सारी चीजों को सैनिटरी मेथड्स को अडॉप्ट करना है। देन मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ पॉन्ड्स। वही बात है कि हमने पॉन्ड्स की जो है वो इंप्रूवमेंट और मेंटेनेंस के लिए जितने भी स्टेप्स पीछे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़े हैं उनको आपने एक दफा फिर से देख लेना, उसकी मेंटेनेंस में जो यूज हो रहे हैं। लाइमिंग एंड मेन्योरिंग ऑफ पॉन्ड। फिर हमने पॉन्ड की क्या करनी है, लाइमिंग। इसके अंदर हमने लाइमिंग को भी हमने डिटेल से और मेन्योरिंग को भी हमने डिटेल से स्टडी किया था। लाइमिंग के अंदर जो हम लाइम की एप्लीकेशन करते हैं ताकि हम अपनी सोइल से जो है वो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करवा सकें, बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ को रोक सकें, ठीक है। और मेन्योरिंग मतलब जो पॉन्ड्स के अंदर डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक खाद्य हम इस्तेमाल करते हैं उसके साथ भी हमारी पॉन्ड की एक्टिविटी
पॉन्ड की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है। फीडिंग इन फिश कल्टीवेशन, फिर फिश की कल्टीवेशन को हमने की फीडिंग करवानी है, आर्टिफिशियल मेथड से हम उनकी फीडिंग करवाएंगे तो हम अपनी प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज करेंगे। फिर आता है बायोलॉजिकल मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, बायोलॉजिकल मीन्स से हम अपनी प्रोडक्शन को किस तरह से इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले जो हम स्पीशी को चूज कर रहे हैं वो हमने देखनी है हम कौन सी स्पीशीज को चूज कर रहे हैं कल्चरिंग के लिए। देन हम कंट्रोल एंड अडेप्टेशन ऑफ पॉन्ड स्टॉकिंग, पॉन्ड की स्टॉकिंग के ऊपर हमने जो है वो कंट्रोल रखना है अपना पूरा। कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन कंटेंट इन पॉन्ड्स, पॉन्ड्स के अंदर हमने अपने टेम्परेचर को और ऑक्सीजन को देखते रहना है। इंप्रूवमेंट इन रिप्रोडक्शन एंड selection, mixing of species and age groups, successive productions throughout the same year, simultaneous productions, animal or vegetable in the ponds, intermediate fishing, action against enemies, parasites and diseases of fish. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स को हमने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल से स्टडी कर लिया। देन कॉमन एनिमीज को भी हमने देखा है, एक दफा दोबारा देख लेते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर जो ब्लैक स्विमर्स हैं अपीयर इन स्वार्म्स इन मैन्योर्ड पॉन्ड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, ये हमारे एनिमीज हैं जिनको हमने दूर करना है फिश की प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए। दीज आर हार्मफुल टू कार्प फ्राई, किलिंग देम इन लार्ज क्वांटिटीज। अदर्स इंक्लूड ड्रैगन फ्लाई, नेम्स, बीटल, बग्स, वाटर स्टिक इंसेक्ट्स एंड देयर लार्वी। ये भी जो है वो फिश के इंसेक्ट्स एनिमीज हैं जिनको नुकसान देते हैं, इनको भी हमने रिमूव करना है। रेप्टाइल्स के अंदर अगर हम देखें तो एक्वाटिक स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, टर्टल्स हैं जो फिश को हार्म पहुंचा सकते हैं। बर्ड्स में फिश ईटिंग बर्ड्स इंक्लूड पेलिकन्स, गल्स और डक्स, इनको हमने रिमूव करना है। देन मैमल्स में ओटर्स हैं जो फिश की प्रोडक्शन को खराब कर सकते हैं। इन सारी चीजों को, इन सारे एनिमीज को हमने जो है वो अपने पॉन्ड से दूर रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। Which mode of transportation is used for transporting small quantities of fish over land or by airplane? मोटर वैन्स, पॉलीथीन बैग्स, लार्ज कैंस या हैंड कार्ट्स। पॉलीथीन बैग्स के अंदर जो है हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं। Then what type of cans should be used for transporting fish in acidic water? Acidic water के अंदर हम किस किस्म की कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं? एल्यूमिनियम कैंस, जिंक कैंस विद द प्रोटेक्टिव लेयर, प्लास्टिक कैंस, आयरन कैंस। तो जो हमने टॉपिक में पढ़ा कि जिंक कैन को हमने जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर के साथ अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर लेना ताकि वो एसिडिक वाटर के साथ रिएक्ट ना कर पाए। Then how is oxygen introduced into polythene bag during fish transportation? पॉलीथीन बैग में हम फिश की ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए ऑक्सीजन कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे? थ्रू अ स्मॉल होल, बाय मींस ऑफ अ पाइप, बाय शेकिंग द बैग, नॉट एट ऑल, बाय मींस ऑफ अ पाइप। पाइप की मदद से हम उसके अंदर ऑक्सीजन इंसर्ट करेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेंटिंग द इनसाइड ऑफ कैन्स विद लाइट कलर्स? अब कैन्स को अंदर से लाइट कलर के साथ पेंट करने का क्या मकसद है? टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन फिश, टू इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल्स, टू मेक फिश मोर विजिबल, टू प्रिवेंट कोरोजन, टू मेक फिश मोर विजिबल, ताकि हमें अच्छे से जो फिश है वो नजर आ सके। व्हाट इज द रिकमेंडेड टेम्परेचर रेंज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फिश? फिश की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमारा टेम्परेचर रेंज है वो कितनी है? बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 4 एंड 10 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 10 टू 20, बिटवीन 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी रेंज है बिटवीन 40 टू 10 डिग्री सेल्सियस। व्हाई इज ट्रैंक्विलाइजर यूज्ड इन फिश ट्रांसपोर्टेशन? टू इंक्रीज फिश मेटाबॉलिज्म, टू रिड्यूस फिश मेटाबॉलिज्म और ऑक्सीजन इनटेक, to improve water quality, to increase water temperature, to reduce fish metabolism and oxygen intake. What happens to bacterial multiplication when fish is refrigerated? अगर हम फिश को मतलब फ्रिज के अंदर रख देंगे, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे तो फिर क्या होगा बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन के साथ? इट इंक्रीजेज रैपिडली, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, इट स्लोज डाउन, इट स्टॉप्स कंप्लीटली। इट स्लोज डाउन, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्लो जाएगी। व्हाई इज डिहाइड्रेशन यूज्ड इन फिश प्रिजर्वेशन? डिहाइड्रेशन को हम फिश की प्रिजर्वेशन में क्यों यूज करते हैं? टू ऐड मॉइस्चर, टू रिमूव वाटर एंड प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, टू इंप्रूव टेक्सचर, टू इनहेंस फ्लेवर, टू रिमूव वाटर एंड प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। What is a common source of contamination during fish handling? फिश के हैंडलिंग के दौरान कंटेमिनेशन का जो सोर्स है वो क्या हो सकता है? डर्टी हैंड्स, क्लीन इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेशन या डिहाइड्रेशन। डर्टी हैंड्स की वजह से भी जो फिश है वो कंटेमिनेट हो सकती है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन स्मोकिंग फिश? फिश की स्मोकिंग में सबसे फर्स्ट वन स्टेप कौन सा है? स्मोकिंग इन साल्ट सोल्यूशन, क्लीनिंग एंड डीगटिंग, सस्पेंडिंग इन स्मोक हाउस या स्टोरिंग इन अ बॉक्स। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसको क्लीन करना, उसकी डीगटेड मतलब उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको रिमूव करना। What is the purpose of soaking fish in salt solution or brine? To add flavor and preserve, to remove scales, to improve texture, to reduce moisture, to add flavor and preserve. How long does it typically take to smoke fish? फिश को स्मोक करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है? 1 hour, 3 hours, 6 hours या 12 hours? तो 6 hours के अंदर जो है वो फिश स्मोक हो जाती है। What is the potential consequence of poor or incomplete fish preservation? Increased nutritional value, decarboxylation of histidine to histamine,
इम्प्रूव टेक्सचर या इनहेंस्ड फ्लेवर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज डीमेरिट ऑफ ड्राइंग फिश? ड्राइंग फिश का डीमेरिट क्या है, उसका नुकसान क्या है? इंक्रीज्ड शेल्फ लाइफ, रिड्यूस्ड वेट एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू, इम्प्रूव टेक्सचर या इनहेंस्ड फ्लेवर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी वाला, रिड्यूस्ड वेट एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू। देन आता है हमारे पास, व्हाट कैन एक्सेस साल्टिंग लेड इनटू फिश प्रिजर्वेशन? अगर हम फिश की प्रिजर्वेशन में ज्यादा साल्ट यूज करेंगे तो उससे क्या होगा? इम्प्रूव फ्लेवर, इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू, पिंक आई स्पॉयलेज या रिड्यूस्ड मॉइस्चर। हमने पढ़ा था पिंक आई स्पॉयलेज हो जाएगी, उसके अंदर जो है वो साल्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी, जो हमारी फिश के लिए, जो हमारे कंजप्शन के लिए भी और फिश की स्पॉइलिंग के लिए भी काफी नुकसानदेह। ओके, आज का हमारा टॉपिक जो है वो इधर ही खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ